everyone, welcome to my channel. Hope you all are doing very well. तो हम एक बार फिर से आ गए हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर लेके साइकोलॉजी क्लास 11. ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने व्हाट इज साइकोलॉजी स्टडी करा था बेटा. क्या क्या था व्हाट इज साइकोलॉजी. साइकोलॉजी इज अ मेंटल प्रोसेस. ठीक है, साइकोलॉजी इज एक्सपीरियंस, एज एक्सपीरियंस, बिहेवियर, ये सब कुछ. ठीक है, तो थोड़ा सा अगर हम यहाँ पे रिकॉल कर लें, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था व्हाट इज साइकोलॉजी में, कि इट इज ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स साइकी मीनिंग सोल एंड लोगस मीनिंग साइंस, यानी कि साइंस ऑफ सोल या साइंस स्टडी ऑफ सोल. ठीक है, तो माइंड की स्टडी या सोल की स्टडी मानते थे, लेकिन क्या कहा था साइकोलॉजिस्ट्स ने कि ये माइंड की स्टडी नहीं हो सकती. ठीक है ना बेटा. तो और क्या पढ़ा था हमने इसमें, क्यों नहीं हो सकती माइंड की स्टडी, बिकॉज किसी के माइंड के बारे में हम इतना सही से नहीं बता पाएंगे ना कि उसके दिल में या दिमाग में क्या चल रहा है. ठीक है, तो उसको एनालिसिस करने के लिए ज़रूरी उसके थोड़े से एस्पेक्ट्स होने चाहिए ताकि हम उसे एनालिसिस या असेस कर पाएँ. ठीक है, उसके बाद मेंटल प्रोसेसेस में आ जाते थे आपके कि किस तरह से हम मेंटल प्रोसेसेस को देख सकते हैं. कुछ स्टैंडर्डाइज टेस्ट के बारे में हमने पढ़ा था, राइट, कि कौन कौन से टेस्ट होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल हो सकते हैं. ठीक है बेटा. उसके बाद आ जाती है एक्सपीरियंसेस, कि किसी व्यक्ति के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, ठीक है, वो उसके अपने होते हैं. क्या पढ़ा था इसमें कि अगर आप मॉल में जाते हैं, आपका एक्सपीरियंस अच्छा है, तो ज़रूरी नहीं है कि किसी और का भी एक्सपीरियंस वहाँ पे अच्छा हो या उसको भी मॉल उतना ही पसंद आए. ठीक है, ये हमने पढ़ा था इसमें, है ना. तो बिहेवियर कैसे, बिहेवियर को असेस करना होता है. ठीक है, बिहेवियर को असेस करने के लिए भी बहुत सारी हमारे पास थ्योरीज हैं. ठीक है, जिनके थ्रू हम बिहेवियर को असेस कर पाते हैं कि किस तरह का बिहेवियर कोई पर्सन कर रहा है. ठीक है, ओवर्ट बिहेवियर इसमें हमने पढ़ा था, कोवर्ट बिहेवियर पढ़ा था. ठीक है, उसके आगे अब हम स्टडी करने वाले हैं साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन, राइट. तो डिसिप्लिन से यहाँ इनका क्या मतलब है बेटा. डिसिप्लिन से मतलब है कि कौन सी स्ट्रीम में साइकोलॉजी को यूज किया जाता है. ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा है कि as we have discussed above, psychology studied behavior, experiences and mental processes. जैसा कि हम जानते हैं, हमने पीछे पढ़ा है कि साइकोलॉजी क्या स्टडी करती है, बिहेवियर स्टडी करती है, एक्सपीरियंस स्टडी करती है, मेंटल प्रोसेसेस को स्टडी करती है, राइट. तो अब इन्होंने ये पूछा है कि साइकोलॉजी को किस स्ट्रीम में हम देख सकते हैं, राइट, किस स्ट्रीम में हम साइकोलॉजी को पढ़ सकते हैं. तो आगे आपको यहाँ पे दो स्ट्रीम्स में बताई हुई है, साइकोलॉजी एज अ नेचुरल साइंस एंड नेक्स्ट है साइकोलॉजी एज अ सोशल साइंस. तो इसमें उन्होंने बताया गया है कि किस तरह से साइकोलॉजी एक साइंस या नेचुरल साइंस या सोशल साइंस कैसे है. ठीक है, अलग अलग स्ट्रीम्स में साइकोलॉजी को यूज़ किया जाता है. जैसे बीएससी और एमएससी करने वाले बच्चे, ठीक है, जब अपनी स्ट्रीम चूज करते हैं तो साइकोलॉजी एज अ न्यूरो साइंस या कंप्यूटर साइंस में चूज करते हैं, राइट. अब इसमें न्यूरो साइंस या कंप्यूटर साइंस कैसे, क्योंकि साइकोलॉजी देखो बेटा, अगर हम कहें कि ब्रेन की स्टडी है, तो ब्रेन को स्टडी करने के लिए न्यूरो साइंस और कंप्यूटर साइंस कहीं ना कहीं एक साथ आते हैं, राइट. उनको कैसे समझ सकते हैं कि देखो, अब अगर आपको कोई ब्रेन के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है, तो आप किसी डॉक्टर के पास जा रहे हो, तो आपको कई चीज़ें जैसे एमआरआई और एमआरआई के बारे में तो आप सबने सुना होगा, राइट. हमारे ब्रेन की इमेजिंग को देखने के लिए या उसको स्कैन करने के लिए कुछ ऐसी मशीन्स का यूज़ किया जाता है जिनसे हमें ब्रेन के अंदर की कंडीशन का पता चलता है. ठीक है, तो अगर हमें ब्रेन के बारे में जानना है तो कहीं ना कहीं साइंस का भी उतना ही रोल उसमें आ जाता है. ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कि साइकोलॉजी एज अ नेचुरल साइंस कैसे काम करती है. ठीक है, अब साइंस का क्या कंसेप्ट है कि साइंस फैक्ट्स पे बिलीव करती है, राइट. अगर आप फैक्ट्स दे सकते हो, उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, कोई दिक्कत है उसके बारे में उसका प्रोसेस समझा सकते हो, तो हम उसको साइंस बोलते हैं, राइट. अगर हम फैक्ट्स दे रहे हैं या तथ्य
प्रदान कर रहे हैं सामने वाले पर्सन को, दैट मीन्स दैट इज़ अ साइंस। तो साइकोलॉजी में भी हमको फैक्ट्स देने पड़ते हैं, प्रोसेस समझाने पड़ते हैं, तब जाके ये एज अ साइंस प्रूफ होती है। जैसे कि अगर इसमें आपको एक एग्जांपल दी हुई है एज अ साइंस, कि साइंस में क्या होता है कि हर चीज़ के लिए आपको क्या कहते हैं, थ्योरी मिलती है, ठीक है, फैक्ट मिलते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है हमें, फिजिसिस्ट हैं जिन्होंने थ्योरी दी है बिग बैंग थ्योरी, ठीक है, जिसमें बताया गया है कि यूनिवर्स कैसे फॉर्म होता है, यूनिवर्स कैसे बना है, ठीक है। थ्योरी में कुछ नहीं है, बस स्टेटमेंट्स हैं, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बताई हुई है कि किस किस प्रोसेस के थ्रू हमारा यूनिवर्स जो है बनता है, ठीक है। तो अब क्या कह रहे हैं कि बिग बैंग थ्योरी जो है वो क्लैरिफाई कर रही है, फैक्ट्स दे रही है कि हमारा यूनिवर्स कैसे बनता है। तो इसी तरह से साइकोलॉजी, जब हम साइकोलॉजी की बात करते हैं तो किसी भी प्रॉब्लम के लिए हम एक प्रोसेस वाइज काम करते हैं, राइट। पहले हम उस प्रॉब्लम को समझते हैं, उसके लिए हाइपोथेसिस तैयार करते हैं, ठीक है, फिर हम प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करते हैं, असेस करते हैं, फिर उस हाइपोथेसिस पर पहुंचने की कोशिश करते हैं, फिर जब हम किसी ना किसी नतीजे पे पहुंच जाते हैं तब हम उसको एस्टेब्लिश करते हैं जाके। तो हम ये कह सकते हैं कि जो साइकोलॉजी है वो एक तरह की नेचुरल साइंस है जो फैक्ट्स के साथ, अपने रिजल्ट्स के साथ आती है, राइट, ठीक है ना। आगे है साइकोलॉजी एज अ सोशल साइंस, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है कि साइकोलॉजी एज अ नेचुरल साइंस तो हमने पढ़ लिया, अब साइकोलॉजी एज अ सोशल साइंस कैसे है, कि सामाजिक विज्ञान कैसे है साइकोलॉजी, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे उन्होंने आपको एक एग्जांपल दे रखी है, दो स्टूडेंट्स हैं जो एक साथ पढ़ती हैं, रंजीता और शबनम, राइट। तो वो एक ही क्लास में हैं, दोनों फ्रेंड्स हैं, लेकिन वो इतनी गहरी फ्रेंड्स नहीं है और ना ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा जानती हैं। यहाँ पे उन्होंने रंजीता के बारे में बताया है कि वो एक फार्मर फैमिली से आती है, उसके पापा फार्मर हैं, ठीक है, फील्ड में काम करते हैं। उसके बाद उसके ग्रैंडपा हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं घर में, छोटा ब्रदर है एक, और वो अपने पेरेंट्स के साथ अपने घर में रहती है, ठीक है। उसके बाद वो एक बहुत अच्छी एथलीट है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है वो बहुत अच्छी एथलीट है और बहुत अच्छी रनर भी है अपने स्कूल में, राइट। वो उसको लोगों के साथ मिलना जुलना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, उसको फ्रेंड्स बनाना बहुत अच्छा लगता है, यानी कि वो एक सोशल लड़की है, राइट। तो यहाँ पे सोशल साइंस की बात कर रहे हैं ना, तो उन्होंने आपको एक एग्जांपल बताई है एक बच्चे की जो बहुत सोशल है, वो अपनी फ्रेंड्स बनाना पसंद करता है, लोगों के बीच रहना पसंद करता है, लोगों से मिलना जुलना पसंद करता है, एक खुश मिजाज बच्चा है, राइट। लेकिन उसके उलट जो दूसरा बच्चा है शबनम, जो अपनी फैमिली, जो अपनी मदर के साथ रहती है, ठीक है, उसी विलेज में रहती है, जिसके फादर जो हैं वो टाउन में काम करते हैं, ठीक है, और छुट्टियों में कहीं ना कहीं वो घर पे आते हैं, वैसे वो काम में रहते हैं, राइट। तो अब उन दोनों के जो नेचर हैं वो बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि जो रंजीता है वो बहुत ही सोशल लड़की है, लोगों से मिलना जुलना उसे अच्छा लगता है, फ्रेंड्स बनाना उसे अच्छा लगता है। लेकिन जो दूसरी लड़की है शबनम, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो बहुत ही शाय है, लोगों से मिलना जुलना उसको पसंद नहीं है, अवॉइडिंग टू मीटिंग पीपल्स, वो लोगों को अवॉइड करती है मिलना, ठीक है। अब क्या सिचुएशन बनी कि उनके गांव में फ्लड आ जाती है, ठीक है, पानी जो है ओवरफ्लो हो जाता है, ठीक है, तो सबके घरों में पानी भरने लग जाता है। अब उस सिचुएशन में क्या हुआ, सभी एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, राइट, ठीक है, यानी कि वो सोशल जो गैदरिंग हो रही है, एक दूसरे के साथ जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो उनके रिलेशंस बना रहा है, ठीक है। सोशल जो साइंस है वो ये जताती है कि सिर्फ एक पर्सन सोशल कल्चर में रहता नहीं है, यानी बल्कि अपने सोशल बिहेवियर्स को, अपने सोशल रिलेशनशिप्स को बनाता भी है, राइट। तो अब उन पर मुसीबत है, ठीक है, फ्लड आया हुआ है, पानी भरा हुआ है, तो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, राइट। तो इसी बीच में दोनों फैमिलीज जो हैं वो एक दूसरे की मदद कर रही हैं, ठीक है। रंजीता की फैमिली ने शबनम की फैमिली की मदद की है, राइट। उसी दौरान
उनकी फैमिलीज जो है वो बहुत क्लोज आ जाती हैं, वो बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। जबकि रंजीता की फैमिली ने घर बनाने में भी शबनम के फैमिली की मदद की। तो उस दौरान क्या होता है, वो दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं, उनके रिलेशनशिप्स जो होते हैं वो गहरे हो जाते हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ है कि डिफरेंट लोग डिफरेंट कंडीशंस में किस तरह से काम करते हैं, राइट। तो अब एक कंडीशन और बन जाती है कि यहाँ पे उन्होंने बताया है कि माँ, अब इस गांव में कंडीशन तो बहुत ख़राब हो चुकी है, ठीक है, फ्लड आ चुका है, एक दूसरे की मदद करने की ज़रूरत है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि पूरे गांव के लोग एक ही बिहेवियर में काम करें। अगर एक बंदा मदद कर रहा है, सबकी एक फैमिली या 2 फैमिलीज मदद कर रही हैं, तो सभी मदद करेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं वो नेगेटिव वे में भी बिहेव करते हैं, ठीक है, एंटी सोशल बिहेव भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे फ्लड आ रहा है, ठीक है, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, सब हेल्प कर रहे हैं, घर को बचाने में हेल्प कर रहे हैं, पानी निकालने में हेल्प कर रहे हैं, सामान बचाने में हेल्प कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग गांव में ऐसे भी हैं जो इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हैं। लाइक वो चोरियां करते हैं लोगों के घरों में, लोगों का सामान इधर उधर कर रहे हैं, ठीक है, खाने पीने का सामान चुरा रहे हैं, तो लोग परेशान हैं, उस कंडीशन का फ़ायदा उठाकर वो अपना फ़ायदा कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि वो एंटी सोशल बिहेव कर रहे हैं, समाज के विरुद्ध बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, तो बिहेवियर 2 तरह के होते हैं, सोशल होते हैं, एंटी सोशल होते हैं। कुछ लोग तो हैं जो सामाजिक तौर पर अच्छा बिहेव करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो समाज के नॉर्म्स के बिल्कुल उलट काम करते हैं, राइट। तो इसमें हम यही स्टडी करते हैं कि अगर लोग एंटी सोशल बिहेव कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं। ठीक है, तो साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ सोशल साइंस हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि हम लोगों के बिहेवियर को जज कर रहे हैं, असेस कर रहे हैं कि वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं। अगर वो सही बिहेव कर रहे हैं तो किस वजह से, अगर वो एंटी सोशल बिहेव कर रहे हैं तो वो किस वजह से कर रहे हैं, राइट। अब नेक्स्ट आपका आ जाता है अंडरस्टैंडिंग माइंड एंड बिहेवियर। ठीक है, पीछे हमने पढ़ा था व्हाट इज साइकोलॉजी, तो हमने ये पढ़ा था ना कि साइकोलॉजी इज अ साइंस ऑफ सोल एंड माइंड। पढ़ा था ना हमने कि साइकोलॉजी इज अ साइंस ऑफ स्टडी ऑफ सोल यानी माइंड यानी मन। ठीक है, तो अब इसमें यही बताया है कि मन और बिहेवियर को कैसे अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, मैंने उस वक्त भी आपको बताया था कि साइकोलॉजिस्ट जो थे वो इस बात को मानने से इनकार कर रहे थे कि जो साइकोलॉजी है वो माइंड की स्टडी है। ठीक है, क्योंकि वो इसे कुछ ज़्यादा सब्जेक्टिव नहीं मान रहे थे कि इससे कोई रिजल्ट आता है कि माइंड को हम असेस कर पाते हैं। ठीक है, तो अब आगे ये क्या बताया उन्होंने कि व्हाट इज़ माइंड है क्या ये ब्रेन है, क्या एज अ ब्रेन हम इसे ले सकते हैं, मन को हम ब्रेन बता सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है कि इट इज ट्रू दैट माइंड कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट ब्रेन बट माइंड इज अ सेपरेट एंटिटी। ठीक है, जो हमारा मन है वो दिमाग के बिना काम नहीं कर सकता, लेकिन जो दिमाग है वो अलग है और मन है वो अलग है। ठीक है, दिस कैन appreciated on account of several interesting cases that have been documented. Some patients who optical labs which are responsible for visions और ये तो आपको एग्जाम्पल दी हुई है। ठीक है, इसको आप स्किप कर दो, मैं आपको इजी एग्जाम्पल में समझाती हूँ कि किस तरह से माइंड जो है और बिहेवियर जो है हमारा वो इंटर रिलेटेड है एक दूसरे के साथ। ठीक है, यहाँ पे जितना भी आपको लिख के बताया हुआ है ना, इसमें सभी आपको अलग अलग एग्जाम्पल्स दी हुई हैं बेटा। तो अब आपको मैं इजी वे में समझाती हूँ कि किस तरह से माइंड और बिहेवियर इन्होंने बताया है कि एक साथ काम करते हैं, राइट। मान लो एक पेशेंट है, यहाँ पे मेरे पास एक पेशेंट आता है, उसको बताया गया है कि उसका जो एक हाथ है वो काम नहीं कर रहा, राइट। ठीक है, वो आके बताता है कि उसका एक हाथ काम नहीं कर रहा। तो साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि दवाइयों के साथ साथ एक पॉजिटिव मोटिवेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है,
पॉजिटिव मोटिवेशन यानी कि अगर मैं किसी पर्सन को दवाइयाँ दे रही हूँ तो सिर्फ दवाइयों के ऊपर मैं उसको रख नहीं सकती कि हाँ तुम दवाई खाओ तो तुम ठीक हो जाओगे, लेकिन मैं उसको साथ में एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव बनाने के लिए भी रेडी करती हूँ कि अपने माइंड में, अपने दिमाग में एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव बना के रखो कि मैं ठीक हो जाऊँगा। ठीक है, उसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे कोई पर्सन है, रेसर है, ठीक है, मान लो वो रेसिंग करता है, ठीक है। अब उसने रेसिंग करते वक्त उसका एक एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी टांग टूट गई या फिर बाजू टूट गई या फिर वो अब रेसिंग नहीं कर पाएगा कुछ देर के लिए, राइट। लेकिन जब तक वो बीमार है, जब तक उसकी टांग टूटी हुई है, वो घर पे बेड रेस्ट पे है, ठीक है, तब भी वो रेसिंग के चैनल्स देख रहा है, रेसिंग के बारे में जानकारी ले रहा है, स्ट्रेटजीज बना रहा है कि जब वो रेडी हो जाएगा तब वो आगे जाके किस तरह से अपनी रेसिंग को करेगा। तो इस तरह से जो माइंड है या उसका बिहेवियर है वो दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है, ठीक है। माइंड को तो पता है कि उसको चोट लग चुकी है, वो घर पे है, लेकिन माइंड उसको ये तो नहीं कह रहा कि अब तू रेसिंग के बारे में सोचना ही छोड़ दे, ठीक है। तो वो उसका बिहेवियर जो है वो बंद हो चुका है, लेकिन उसका माइंड काम कर रहा है कि मैं रेसिंग करूंगा आगे जाके, ठीक है। तो एक और एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ। एक पेशेंट है जिसके बारे में यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि पेशेंट के बारे में बताया है जिसकी नर्व्स जो है वो ब्लॉक हो चुकी है, राइट। उसकी नर्व्स ब्लॉक हो चुकी है, उसकी नर्व्स काम नहीं कर रही हैं, लेकिन उसको ये बताया जाता है कि जो ब्लड है तुम्हारी ब्लॉक नर्व से जा रहा है, ठीक है। तो उसको बताया है, उसके माइंड में जब ये बात चली जाती है तो वो खुद सोचने लग जाता है कि हाँ शायद मेरी ब्लॉक नर्व्स जो हैं वो काम करना शुरू कर गई हैं। तो उसके शायद सोचने से उसमें जो है वो सुधार की स्थिति को महसूस किया गया, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि जब हम अपने माइंड में कोई चीज़ सोच लेते हैं तो उसको बिहेवियर में लाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, ठीक है। तो माइंड को एक पॉजिटिव वे में हमें रखना पड़ता है, तब जाके वो बिहेवियर पे भी पॉजिटिव असर ज़रूर डालता है, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे आपका जो न्यू पॉइंट है, पॉपुलर नोशंस अबाउट डिसिप्लिन ऑफ साइकोलॉजी, राइट। कई पॉपुलर नोशंस यानी कि यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, वी मेंशन्ड अबव दैट एवरी डे ऑलमोस्ट एवरी वन ऑफ अस एक्ट लाइक अ साइकोलॉजिस्ट। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे आपको ये डेली रूटीन बेसिस पे बताना चाहते हैं कि किस तरह हमारी लाइफ में साइकोलॉजी जो है एग्जिस्ट करती है, राइट। किस तरह से डेली रूटीन बेसिस पे हम सब कहीं ना कहीं साइकोलॉजिस्ट हैं, हम सब कहीं ना कहीं साइकोलॉजी का यूज़ करते हैं या साइकोलॉजी को कुछ हद तक समझते हैं, राइट। तो इसमें उन्होंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि किस तरह से साइकोलॉजी जो है हमारी लाइफ पे इन्फ्लुएंस करती है, लाइफ को इन्फ्लुएंस करती है, राइट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर कोई पर्सन है बहुत ज़्यादा लेजी है, हम चाहते हैं कि वो बेटर काम करे, ठीक है। मान लो मेरे नोन में ही है कोई पर्सन, मेरी मैं सिस्टर को ले लूँ या आप अपने सिस्टर को ले लीजिए या अपने छोटे बहन भाई को ले लीजिए, आपको पता है वो काम नहीं करते हैं, वो बहुत ज़्यादा लेजी हैं, राइट। तो आप क्या करोगे, उनको किसी ना किसी तरीके से मोटिवेट करने की कोशिश करोगे, राइट। आप कोशिश करोगे कि मैं किसी तरह से इनको मोटिवेट करूं कि वो काम कर दे, कोई भी काम है, चाहे उनका कोई काम है या आपका ही कोई काम है, आप अपना ही काम कोई करवाना चाहते हो तो हम उनको लालच देते हैं, मोटिवेट करते हैं, किसी तरीके से हम अपना काम या उनका काम करवाने की कोशिश करते हैं, राइट। तो इस वे में हम ये कह सकते हैं ना कि हम उसकी साइकोलॉजी समझते हैं। क्यों समझते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हम जानते हैं कि हम इनको ये बोलेंगे या ये वाला लालच देंगे तो ये काम कर देगा, राइट। तो हम उसको किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई लालच देके या किसी तरह की मोटिवेशन देके वो काम करवाने की कोशिश करते हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ नेक्स्ट क्या है, आगे उन्होंने लिखा हुआ है कि इफ अ फ्रेंड यू लव गोज अवे टू अ डिस्टेंस प्लेस, ठीक है, व्हाट विल हैपन टू यू अट्रैक्शन फॉर हर और हिम। देयर आर टू सेइंग which you have may recall to answer this question. One of them is out of sight, out of mind, right? And the second one is
डिस्टेंस मेक्स द हार्ट ग्रो फॉन्डर। अब इसमें क्या कहना चाहते हैं वो, कि मान लो, आपको ये एग्जाम्पल दिए उन्होंने एक और यहाँ पे, कि मान लो आपका फ्रेंड जो है जिसको आप बहुत प्यार करते हो वो आपसे थोड़ा दूर चला जाता है, ठीक है, थोड़ा दूर यानी आपसे दूर हो चुका है, वो आपको छोड़कर कहीं और चला गया है, ठीक है। तो यहाँ पर दो कहावतें हैं, ठीक है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, या तो दिमाग से बाहर तो जगह से बाहर तो दिमाग से बाहर, ये है, या फिर डिस्टेंस मेक द हार्ट ग्रो फॉन्डर, यानी कि जो दूरियां होती हैं वो रिश्ते और बढ़िया और बेटर कर देती हैं। अब ये दो अलग अलग तरह के स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, जो आपके बिहेवियर को अलग तरीके से एक्सप्लेन करेंगी, ठीक है। कैसे? अगर तो आप उस फ्रेंड के जाने के बाद सैड हो जाते हो, अगर तो आप उस फ्रेंड के जाने के बाद कोई और फ्रेंड नहीं बनाते हो, उदास होते हो, तो मैं या आप या कोई भी किसी पर्सन को देख के ये कह सकता है ना कि उसे याद कर रहा है, राइट। कि हम कह देते हैं ना नॉर्मली कि उसका दिल नहीं लग रहा उसके बिना, ऐसी लैंग्वेज हम यूज करते हैं, हम कहते हैं, ऐसी वर्डिंग्स आती हैं उन सामने कि उसका दिल नहीं लग रहा, वो फ्रेंड नहीं बना पा रहा, और है ना, उसका मन उसके बिना नहीं लग रहा, हम बातें करते हैं ना। तो हम उसकी इतनी सी साइकोलॉजी तो समझ सकते हैं ना कि अगर वो अकेला रहने लगा है, अगर वो किसी और से बात नहीं कर रहा है, तो दैट मीन्स कि वो जो पर्सन है वो उसके बिना दिल नहीं लग रहा उसका, ठीक है। या तो वो क्या सोचेगा कि वो मुझसे दूर है तो मैं उसको और ज़्यादा याद करूँगा, और ज़्यादा प्यार बढ़ जाता है उसको, और ज़्यादा, अब जितना वो उसको याद करेगा उतना ही उसके लिए उसका प्यार बढ़ जाएगा, राइट। अब या तो वो ये चीज़ करेगा, या तो वो कोई अपना दोस्त बना लेगा, और ठीक है, अगर उसने कोई और दोस्त बना लिया, उसका मन लग गया, तब हम क्या कहेंगे कि हाँ उसने अपना दोस्त बना लिया, उसने तो उसको दूसरे को अपने माइंड से निकाल भी दिया इतनी जल्दी, ठीक है ना। तो ये अलग अलग तरह की साइकोलॉजीज हैं, जो सिंपल साइकोलॉजीज हैं, जो हम डेली रूटीन की लाइफ में देखते हैं, राइट। हम समझ लेते हैं इन चीज़ों को कि हाँ इतनी छोटी छोटी साइकोलॉजीज हैं जो हम नॉर्मली समझ लेते हैं, राइट। अब अगर हम स्कूल क्लासेस की बात करें, अगर आप अपनी क्लासेस को याद करो या अपने टीचर्स के बिहेवियर को याद करो, तो किस तरह से हम एक बच्चे की साइकोलॉजी को समझते हैं। सोचिए कि अगर आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, अपने स्कूल में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, राइट, तो टीचर क्या करती है, आपको प्रेज करती है, आपको अप्रिशिएशन देती है, राइट, आपकी तारीफ करती है पूरी क्लास में। कभी कभार क्लैप करवाया जाता है पूरी क्लास से कि हाँ ये बच्चे के नंबर बहुत अच्छे आए हैं, मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं, इसके लिए क्लैप किया जाए। क्यों करते हैं हम ऐसा? इसलिए करते हैं ताकि आपकी अप्रिसिएशन जो है वो दूसरों को भी मोटिवेट कर पाए अच्छे मार्क्स लेने के लिए। कभी कभार ऐसा भी होता है कि पनिशमेंट देनी पड़ती है, कई बच्चे बहुत ज़्यादा ढीठ होते हैं, उनको पनिशमेंट भी देनी पड़ती है, या मोटिवेट करने के लिए लेक्चर्स लगाए जाते हैं अलग से कि हम अपने बच्चों को मोटिवेट कर पाएं, राइट। तो पनिशमेंट देना, मोटिवेशन देना, या फिर अप्रिसिएशन देना, क्लैपिंग करवाना, ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, हमारी जो बिहेवियरल साइकोलॉजी होती है, कि हम उनके बिहेवियर को चेंज करना चाहते हैं, राइट, उनके बिहेवियर को बदलना चाहते हैं, किसी ना किसी तरह उन्हें मोटिवेट करना चाहते हैं ताकि वो अपने बिहेवियर को चेंज करें, ठीक है। कुछ बच्चे तो बहुत अच्छे होते हैं पढ़ने में, लेकिन कुछ बच्चे नहीं अच्छे होते, उनके लिए हमें ऐसे एफर्ट्स करने पड़ते हैं। तो ठीक है, ये सारे साइकोलॉजिकल टर्म्स हैं कि हम किस तरह से उनके माइंड को चेंज कर सकते हैं, राइट। अब मान लो क्लास में कोई लेस कॉन्फिडेंशियल बच्चा है जिसका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो है, तो हम क्या करेंगे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, यहाँ पे आपको बताया गया है, यहाँ पे जो ड्वेक है जिन्होंने 1975 में एक एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने कहा कि इस बच्चे का मैं कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ा सकती हूँ। तो कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए उन्होंने उसको ऐसे टेस्ट दिए जिनमें वो अच्छा था, राइट। तो सबसे पहले हम बच्चे को वैसे टेस्ट देंगे जिनमें वो अच्छा काम कर रहा है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जो जिसकी वजह से उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ेगा, राइट। तो जैसे ही उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है तो हम धीरे धीरे उसको डिफिकल्ट टेस्ट देने भी शुरू कर देते हैं, राइट। तो इससे उसके बिहेवियर में चेंज आ सकता है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ सकता है, ठीक है। यहाँ पे अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, इवैल्यूएशन ऑफ साइकोलॉजी, राइट।
तो साइकोलॉजी एज अ मॉडर्न डिसिप्लिन विच इज़ इन्फ्लुएंस्ड टू अ लार्ज एक्सटेंट बाय Western developments has a short history. It grows out the ancient philosophy concerned with the questions of psychological concerns. तो ठीक है, यहाँ पे उन्होंने बताया आपको कि we mentioned earlier that the formal beginning of modern psychology is traced back to 1879 when the first experimental laboratory was established in Leipzig, जर्मनी बाय विलियम वुंट ने जो थी वो फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी जो एस्टेब्लिश की थी 1879 में। ये फैक्ट बेटा आपको याद होना चाहिए, इसको याद ज़रूर कर लेना ताकि आपको पता हो कि फर्स्ट लेबोरेटरी साइकोलॉजी की कौन सी एस्टेब्लिश हुई थी और किसने की थी, विलियम वुंट ने। ठीक है, उसके बाद आपको बताया गया है यहाँ सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे इंट्रोस्पेक्शन का जो सिद्धांत था वो दिया था कि इंट्रोस्पेक्शन जो स्टडी है, इंट्रोस्पेक्शन का क्या मतलब था कि अपने बारे में उनके अंदर की जानकारी, ठीक है, किसी भी पर्सन को इंट्रोस्पेक्शन के थ्रू उन्होंने जानकारी लेना सही समझा। ठीक है, इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है कि कोई पर्सन अपने बारे में, अपने अंदरूनी बिहेवियर के बारे में आपको बताए। ठीक है, ठीक है, इसमें क्या बताया है कि द सब्जेक्ट इन साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स वर आस्क्ड टू डिस्क्राइब इन डिटेल देयर ओन मेंटल प्रोसेसेस एंड एक्सपीरियंसेस। ठीक है, सब्जेक्ट को कहा जाता था उनके मेंटल एक्सपीरियंसेस या मेंटल प्रोसेसेस को एक्सप्लेन करने के लिए। ओके, हाउएवर इंट्रोस्पेक्शन एज अ मेथड डू नॉट सेटिस्फाई मैनी अदर साइकोलॉजिस्ट्स। बहुत से साइकोलॉजिस्ट ऐसे भी थे जिनको इस इंट्रोस्पेक्शन मेथड ने बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं किया, मतलब उनका मानना था कि इंट्रोस्पेक्शन मेथड जो है वो उतना ज़्यादा कारगर नहीं है किसी की इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए। ठीक है, उसके बाद आए विलियम जेम्स, जिन्होंने सिद्धांत दिया फंक्शनलिस्ट का। इस अप्रोच के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि हमें किसी की एक्सपीरियंसेस को जानने के बजाय, किसी के मेंटल प्रोसेसेस को जानने के बजाय हमें ये देखना चाहिए कि वो किस तरह से बिहेव करता है, किस तरह से उसकी फंक्शनिंग किस तरह से काम करती है किसी भी इन्वायरमेंट या किसी भी कंडीशन में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ बताया उन्होंने, फंक्शनलिस्ट फोकस्ड ऑन हाउ बिहेव enable people to satisfy their needs. According to William James, consciousness as an ongoing stream of mental processes interacting with the environment formed the core of psychology. A very influential educational thinker of the time, John used the functionalism to urge that human beings seek to function effectively by adapting their environment. इसमें उन्होंने क्या कहने की कोशिश की है कि जो फंक्शनलिस्ट हैं वो किस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं कि पर्सन का जो बिहेवियर है, किसी भी इंडिविजुअल का जो बिहेवियर है वो किस तरह से उसकी मदद करता है अपनी बेसिक नीड्स जो हैं उसको सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है, उनकी ग्रेटिफिकेशन में उनका बिहेवियर जो है वो कैसे काम कर रहा है। ठीक है, किस तरह से कोई इंसान किसी इन्वायरमेंट में अपने बिहेवियर को फंक्शन करता है, बिहेवियर का किस तरह से वो यूज़ करता है। ठीक है, बिहेवियर के थ्रू कैसे वो अपने नीड्स को पूरा करता है। ठीक है, आगे आ रही है बेटा यहाँ पे 20th सेंचुरी की गेस्टाल्ट साइकोलॉजी जो कि स्ट्रक्चरलिज्म पर बेस करती है। ठीक है, स्ट्रक्चरलिज्म में आपको ये बताते हैं कि किस तरह से इट इज़ फोकस्ड ऑन परसेप्चुअल एक्सपीरियंसेस। ठीक है, तो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में जो साइकोलॉजिस्ट थे वो हमारे परसेप्चुअल एक्सपीरियंसेस पे फोकस कर रहे थे। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो भी आपको पीछे बताया गया ना, ये इंट्रोस्पेक्शन हो गया, फंक्शनलिज्म हो गया या स्ट्रक्चरलिज्म हो गया, ये सारी चीज़ें आपको वाइडली अगले चैप्टर्स में आगे एक्सप्लेन करके बताई जाएंगी। ठीक है,
आगे है बिहेवियरिज्म। ये बेटा बेसिकली चीज़ क्या है कि जो एवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी, इसमें क्या बताना चाह रहे हैं कि किस तरह से साइकोलॉजी जो है वो ग्रो हुई है, किस किस तरह से हमें हमारी साइकोलॉजी में अलग अलग अप्रोचेस मिली हैं। ठीक है, बिहेवियरिज्म की अप्रोच है कि जिसमें उन्होंने बिहेवियरिज्म पे ज़्यादा जोर दिया है कि बिहेव को कैसे असेस करना है वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, बिहेवियर कैसे असेस करना है, इसमें बहुत सारी थ्योरीज आ जाती हैं। स्किनर की बिहेवियर थ्योरी आ जाती है। ठीक है, जिसमें क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी आ जाती है। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के बारे में तो आपको पता होगा। ठीक है, तो अगर नहीं पता तो ठीक है, ये मैं आपको आपके होमवर्क के लिए देती हूँ कि आप घर अब जो वीडियो आप देख रहे हैं उसके बाद आपको ये होमवर्क करना है कि आपको क्लासिकल कंडीशनिंग को सर्च करना है। राइट, क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में पॉइंट्स देखने हैं कि क्या क्या है उस थ्योरी में और उन्होंने क्या समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो आप सर्च कीजिए, उसके बारे में जानिए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने सर्च किया या नहीं किया। राइट, तो ठीक है बेटा। उसके बाद दो अप्रोचेज और यहाँ पे हैं, साइकोएनालिसिस की है, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है। ठीक है, तो अलग अलग कैसे अप्रोचेज मिली हैं हमें साइकोलॉजी में और उन अलग अलग अप्रोचेज से किस तरह से साइकोलॉजी डेवलप हुई है। ठीक है, तो ये थी हमारी इवैल्यूएशन ऑफ साइकोलॉजी। तो ये सारी जितनी भी अप्रोचेज है ना बेटा, आपको एक्सप्लेन करके आगे बाकायदा बताई जाएंगी। ठीक है, कॉग्निटिव अप्रोच हो गई, ठीक है, कंस्ट्रक्टिज्म हो गया, सब कुछ आपको आगे बताया जाएगा एक्सप्लेन करके। नेक्स्ट आ जाता है डेवलपमेंटल ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया। बेटा इसमें जो भी डिटेल्स हैं सारी टेक्निकल डिटेल्स हैं या फिर कह लो कि डाटा है एक तरह का जो कि आपको लर्न करना ही पड़ेगा, इसमें समझाने वाली कोई चीज़ नहीं है। तो मैं ये पार्ट जो है वो स्किप कर रही हूँ क्योंकि इसको आपको खुद ही पढ़ना होगा, डेट्स वगैरह याद करनी होगी, यूनिवर्सिटीज़ हैं इसमें वो याद करनी होगी। ठीक है, इसके बारे में समझाने वाली कोई बात नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट हमारी आ जाती हैं ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, तो ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी में आपको क्या आ जाता है, फर्स्ट इज कॉग्निटिव साइकोलॉजी। अब कॉग्निटिव क्या होती है, कॉग्निशन क्या होती है, जो हमारे माइंड से रिलेट करती है। ठीक है, इन्वेस्टिगेट्स अ मेंटल प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन स्टोरेज, मैनिपुलेटिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है, किस तरह से स्टोरेज होती है हमारे माइंड में, किस तरह से हम किसी भी इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट करते हैं, किस तरह से हम किसी सिचुएशन को समझते हैं या राइट। तो आगे आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके बताई हुई हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आपका आ जाता है, नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आ जाता है बायोलॉजिकल साइकोलॉजी। तो बायोलॉजिकल साइकोलॉजी में क्या है, फोकस ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन बिहेवियर एंड द फिजिकल सिस्टम। ठीक है, इंक्लूडिंग द ब्रेन एंड द रेस्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम। बायोलॉजी में आप अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो हम सिंपली समझ सकते हैं कि इसमें सारा नर्वस सिस्टम आ जाएगा, किस तरह से हमारा नर्वस सिस्टम काम करता है, हमारा ब्रेन किस तरह से काम करता है। ठीक है, द इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है, हमारा जेनेटिक सिस्टम कैसे काम करता है। राइट, बायोलॉजिकल साइकोलॉजिस्ट ऑफन कोलैबोरेट विद द न्यूरो ओशनिस्ट एंड जूलॉजिस्ट एंड ऑर्थोपोलॉजिस्ट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं कि बायोलॉजिकल में हमारे सारे नर्वस सिस्टम की जो एक्सप्लेनेशन है वो आ जाती है। राइट, अब आगे आपको आ जाता है न्यूरोसाइकोलॉजी। न्यूरोसाइकोलॉजी हैज़ इमर्ज्ड एज अ फील्ड ऑफ रिसर्च। ठीक है, वेयर साइकोलॉजिस्ट एंड न्यूरोलॉजिस्ट आर वर्किंग टुगेदर, जिसमें कि न्यूरोलॉजिस्ट और साइकोलॉजिस्ट मिलके काम करते हैं। रिसर्चर्स आर स्टडिंग the role of neurotransmitters or chemical substances which are responsible for neural communication in different areas of the brain and therefore in associated mental functions. They do their research on people with the normal functioning brain as well as on people with the damaged brain by following advanced technologies like EEG, PET एंड MRI एक्सेट्रा। ये आपको वही चीज़ आ गई है जो मैंने पहले बताई थी कि जो न्यूरो साइंस है, जो साइंस है वो एक साथ काम करती हैं। ठीक है,
कंप्यूटर साइंस एक साथ काम करती है कि ईसीजी वगैरह करके या एमआरआई करके, तो ये सब कुछ देखा जाता है कि उनके माइंड के अंदर की कंडीशन क्या है, राइट। तो ब्रेन को समझने के लिए, नर्वस सिस्टम को समझने के लिए कहीं ना कहीं न्यूरोलॉजिस्ट और साइकोलॉजिस्ट एक साथ मिलकर काम करते हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद आ जाती है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। अब डेवलपमेंट से आप समझ सकते हो कि किस तरह से ग्रोथ के बारे में बात करी गई है, एक तरह से डेवलपमेंट की बात करी गई है। तो डेवलपमेंट की स्टडी क्या है? फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, साइकोलॉजिकल चेंजेस, ठीक है, ये सब कुछ देखा जाता है। किसमें देखा जाता है? बच्चों की जो ग्रोथ है, ठीक है। एक बच्चा जब बच्चे के लाइफ स्पैन को बेसिकली देखा जाता है कि जब बच्चा छोटे से बड़ा होता है तो किस तरह से उसकी मेंटल ग्रोथ होती है, साइकोलॉजिकल या कह लो कि फिजिकल ग्रोथ, साइकोलॉजिकल या मेंटल सोशल ग्रोथ कैसे होती है, किस तरह से वो अपने सोशल एक्टिविटीज़ करता है, किस तरह से वो अपनी मेंटल एक्टिविटीज़ करता है और उनमें चेंजेस कैसे कैसे आते हैं उसकी एज के बढ़ने के साथ साथ, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं? डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, जो उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के साथ साथ उस चेक की जाती है, असेस की जाती है, ठीक है बेटा। क्या कह रहे हैं आगे कि दे फोकस on biological, socio-culture and environmental factors that influence psychological characteristics such as intelligence, cognitions, emotion, temperament, morality and social relationships. क्या कर रहे हैं कि वो फोकस किस चीज़ पे कर रहे हैं? उनकी बायोलॉजिकल या सोशल, कल्चरल या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पे इन्फ्लुएंस देख रहे हैं कि किस तरह से वो चीज़ें जो हैं उनके करेक्टरिस्टिक्स को या उनकी इंटेलिजेंस को या उनके मेंटल प्रोसेसेस को या उनके इमोशंस को किस तरह से वो चीज़ें अफेक्ट कर रही हैं। कौन सी चीज़ें? सोशियो कल्चर जो फैक्टर्स हैं वो, या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो, या बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं वो। अब बायोलॉजिकल फैक्टर कौन से हो गए? उनकी अपनी ग्रोथ, उनका माइंड कैसे काम कर रहा है, उनका नर्वस सिस्टम कैसे काम कर रहा है, इन्वायरमेंट या फिर जहाँ पर वो रह रहे हैं, उनका घर है या उनकी सोसाइटी है, वो उनके ऊपर क्या असर डाल रही है, ठीक है। कल्चर उनके ऊपर उनका क्या असर डाल रहा है। कई बार होता है ना कि हमारे कल्चर में ऐसा होता है, जी आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। गर्ल्स के लिए ऐसे बहुत सारे नॉर्म्स और रूल्स बन जाते हैं कि हमारे कल्चर में लड़कियां ऐसे करती हैं, हमारे कल्चर में तो लड़कों को ऐसे करना पड़ता है। तो वो भी हमारे बिहेवियर पे असर डालते हैं, ठीक है, हमारी इंटेलिजेंस पे असर डालते हैं, कहीं ना कहीं हमारे दिमाग पे असर डालते हैं। कई बार आपको वो चीज़ पसंद भी आ जाती है, आप खुशी खुशी कर भी लेते हो, कई बार नहीं भी आती है तो आपको माइंड में ये होता है अरे यार ये मुझे करना पड़ेगा। तो वो चीज़ आपके दिमाग को किस तरह से इन्फ्लुएंस कर रही है, राइट, आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को किस तरह से इन्फ्लुएंस कर रही है। उसके बाद आ जाता है डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट जो हैं, दे कोलैबोरेट विद ऑर्थोपोलॉजिस्ट, एजुकेशनिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, social workers, counselors and almost every branch of knowledge where there is concern for growth and development of human being. मतलब जो भी साइकोलॉजिस्ट हैं, डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने उस हर एक उस पर्सन के साथ कोलैबोरेट करा हुआ है जिनसे हमें ये पता चलता है कि इस चीज़ का ह्यूमन डेवलपमेंट पे असर पड़ता है या ह्यूमन डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस कर रही है, चाहे वो न्यूरोलॉजिस्ट हों या एजुकेशनिस्ट हों या सोशल वर्कर्स हों, ठीक है। उन सब से कहीं ना कहीं वो कोलैबोरेट करते हैं और इस चीज़ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो ह्यूमन डेवलपमेंट को किस तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है सोशल साइकोलॉजी। अब सोशल साइकोलॉजी से तो हम नेम सुन के ही पता चल जाता है कि किसी पर्सन की सोसाइटी या सोशल उसका बिहेवियर कैसा है, ये हमने पीछे भी पढ़ा था, ठीक है। एक्सप्लोर हाउ पीपल आर अफेक्टेड बाय देयर सोशल एनवायरनमेंट, कि सोशल एनवायरनमेंट जहाँ पे वो रह रहे हैं वो चीज़ किस तरह से किसी पर्सन को इन्फ्लुएंस करती है, अफेक्ट करती है। हाउ पीपल थिंक अबाउट थिंक अबाउट एंड इन्फ्लुएंस अदर्स, कैसे वो सोचते हैं और दूसरों को कैसे अफेक्ट करते हैं, ठीक है। सोसाइटी में रहते हुए किस तरह से उनकी थिंकिंग बनती है, क्या वो खुद सोचते हैं और क्या वो दूसरों को सोचने पर मजबूर करते हैं, ठीक है। सोशल साइकोलॉजिस्ट आर इंस्टेड इन सच अ टॉपिक एज एटीट्यूड, कंफर्मिटी एंड ओबीडियंस एंड, ठीक है, वो सारी चीज़ें, इंटरपर्सनल अट्रैक्शंस हो गई, बिहेवियर हो गया, ठीक है।
इसमें क्या आ जाता है कि किस तरह से आपका बिहेवियर बनता है एक सोसाइटी में रहते हुए। क्या आप में एग्रेशन आता है या आप एक ओबीडियंट पर्सन बनते हो, ठीक है। सोशल मोटिवेशन कितनी है, इंटर इंटर ग्रुप रिलेशंस कैसे हैं आपके। जब आप सोसाइटी में रहते हो तो आप अकेले नहीं होते हो बेटा, ठीक है ना। जब आप सोसाइटी में रहते हो तो बहुत से लोग आपके साथ रहते हैं, आपकी फैमिली के लोग होते हैं, आपके आस पड़ोस के लोग होते हैं, ठीक है। जो हमारे नेबर्स होते हैं वो हमारे साथ रहते हैं, हमारी पूरी सोसाइटी हमारे साथ रहती है। तो कहीं ना कहीं हमें अपने हिसाब से भी रहना पड़ता है और कहीं ना कहीं उनके हिसाब से भी रहना पड़ता है, ठीक है। तो बहुत सारी बातें हो जाती है जब हम सोसाइटी में एक साथ रहते हैं ना, तो कई बातें हो जाती है, कई बार झगड़े भी हो जाते हैं। तो अग्रेशन कैसे आता है, ठीक है। वैसे उन कंडीशंस को जानने की कोशिश की गई है कि सोसाइटी में रहते हुए एक इंसान किस तरह से अपना बिहेवियर शो करता है, ठीक है, या फिर उसके बिहेवियर पर क्या अफेक्ट पड़ता है एक सोसाइटी में रहते हुए, ठीक है। सोसाइटी आपकी अच्छी भी हो सकती है, सोसाइटी आपकी बुरी भी हो सकती है। हो सकता है कि अच्छी सोसाइटी में रहने पर आपके बिहेवियर पे अच्छा इम्पैक्ट पड़े, आप अच्छी चीजें सीखते हैं, राइट। तो अगर आप बुरी सोसाइटी में रह रहे हैं तो ऑब्वियसली आपके बिहेवियर पे भी बुरा असर पड़ेगा, आप खुद भी अग्रेसिव हो जाओगे। अगर कोई पर्सन आपको बहुत ज्यादा तंग करे जा रहा है, कोई नेबर आपका बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो आप भी अग्रेसिव बिहेवियर शो करोगे ना उसके लिए आगे। नेक्स्ट है बेटा आपका क्रॉस कल्चरल एंड कल्चरल साइकोलॉजी। इसमें क्या इन्होंने कहने की कोशिश की है कि एग्जामिन्स द रोल ऑफ कल्चर इन अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर, थॉट्स एंड इमोशंस। इट एज्यूम्स दैट ह्यूमन बिहेवियर इज नॉट ओनली अ रिफ्लेक्शन ऑफ ह्यूमन बायोलॉजिकल पोटेंशियल्स बट ऑल्सो अ प्रोडक्ट ऑफ कल्चर। क्या कहना चाह रहे हैं कि जो पर्सन है उसका बिहेवियर जो है, उसके थॉट्स हैं या उसके इमोशंस हैं, वो सिर्फ उसके अपनी पोटेंशियल की वजह से नहीं होते। कोई इंसान जो है वो किसी तरह का बिहेव करता है, वो सिर्फ अपने ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो इन्फ्लुएंस होते हैं बाय द सोसाइटी, बाय द कल्चर, ठीक है। वो कल्चर के थ्रू भी रिफ्लेक्ट होता है कई बार उनका बिहेवियर। तो ये चीज़ उन्होंने यहाँ पे आपको लिख के बताई है कि आप आगे के चैप्टर्स में इसको एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। नेक्स्ट आ रही है आपकी इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी। इसमें आपको इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी में बस यही बताया गया है कि किस तरह से हमारा इन्वायरमेंट जो है हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, राइट। किस तरह से कई बार ऐसा होता है कि हमारा इन्वायरमेंट हमारे लिए प्रॉपर अच्छा नहीं होता, तो अच्छा इन्वायरमेंट नहीं है तो ऑब्वियसली वो हमारे बिहेवियर पर या हमारी मेंटल प्रोसेस पर बुरा असर ही डालेगा, ठीक है ना। दूसरा इसमें उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि किस तरह से हमारा जो इन्वायरमेंट है, हमारे फिज़िकल अरेंजमेंट्स जो हैं वो हमारी हेल्थ या इमोशनल स्टेट्स हैं या इंटरपर्सनल रिलेशंस हैं उसको किस तरह से इन्फ्लुएंस करती हैं, हमारी हेल्थ को किस तरह से इन्फ्लुएंस करती है, हमारा इमोशन कैसे अफेक्ट होता है हमारे इन्वायरमेंट की वजह से। अब मैं अगर आपको इस चीज़ की एक एग्जांपल दूं, तो अगर हमारे घर में अच्छा इन्वायरमेंट नहीं है या हमारे पेरेंट्स जो हैं जो आपस में बहुत झगड़ा करते हैं, राइट, तो उस बच्चे के माइंड का क्या स्टेटस होगा जो अपने मॉम डैड को या अपने पेरेंट्स को रोज झगड़ते हुए देखता है, राइट। वो ऑब्वियसली एक डरा हुआ सहमा हुआ होगा बच्चा, या उसके माइंड में नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा होंगे क्योंकि वो उनको हमेशा लड़ते हुए झगड़ते हुए देखता है। अगर घर में एक हेल्दी इन्वायरमेंट है, सब अच्छे से एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं या एक खुशी वाला माहौल रहता है, तो वो बच्चे का मेंटल स्टेटस ऑब्वियसली उस बच्चे से डिफरेंट होगा, राइट। तो किस तरह से इन्वायरमेंट हमारे मेंटल स्टेटस पे या हमारे इमोशंस पे असर डालता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है हेल्थ साइकोलॉजी। हेल्थ साइकोलॉजी में हम क्या देखते हैं कि किस तरह से कोई स्ट्रेस है या कोई एंजाइटी है वो किस तरह से हमारी हेल्थ को इम्प्लेक्ट करती है, ठीक है। हमारी हेल्थ पर क्या असर डालती है, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो हैं, ठीक है, वो क्या रोल प्ले करते हैं, ठीक है। हेल्थ साइकोलॉजी में हम अपनी हेल्थ के बारे में देखते हैं, हेल्थ की स्टडी की जाती है कि किस तरह से कोई कंडीशन है उससे आपको ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, उस वजह से आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है। अगर आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा एंजाइटी बढ़ रही है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली आपको डिप्रेशन होने का खतरा है, राइट। आपको खतरा है कि आपको और बहुत सारी मेंटल प्रॉब्लम्स हो जाए, मेंटल डिजीजेस हो जाए, राइट। तो उन चीज़ों को हेल्थ साइकोलॉजी के द्वारा हम असेस करते हैं।
नेक्स्ट आ जाती है आपकी क्लिनिकल एंड काउंसलिंग साइकोलॉजी। काउंसलिंग और क्लिनिकल साइकोलॉजी जो हैं वो अलग अलग मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल काउंसलिंग साइकोलॉजी बताती हूँ। काउंसलिंग साइकोलॉजी एक बहुत ज़्यादा मतलब सीरियस डिजीजेस नहीं होते इसमें जस्ट आप काउंसलिंग करते हो। ये ज़्यादातर स्टूडेंट्स की जाती है। काउंसलिंग करना मतलब गाइड करना या किसी चीज़ के बारे में उनको मोटिवेट करना, समझाना, ठीक है। तो काउंसलिंग साइकोलॉजी ज़्यादातर स्टूडेंट्स पर अप्लाई की जाती है जिनको काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। कई बार ऐसा होता है स्कूल्स में बहुत ज़्यादा इमोशनल बच्चे होते हैं, बहुत ज़्यादा लेस कॉन्फिडेंशियल बच्चे होते हैं जिनका कॉन्फिडेंस बहुत लो लेवल का होता है, ठीक है। तो उनको मोटिवेट किया जाता है बाय विद द हेल्प ऑफ काउंसलिंग साइकोलॉजी, ठीक है। तो उनकी काउंसलिंग की जाती है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए उनको गाइडेंस दी जाती है, राइट। तो काउंसलिंग साइकोलॉजी में हम ऐसे बच्चों को काउंसलिंग देते हैं जिनको गाइडेंस की ज़रूरत होती है या फिर जिनको मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, राइट, या किसी तरह की इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट आ जाती है क्लिनिकल साइकोलॉजी। अब जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं वो डिजीजेज या डिसऑर्डर्स को डायग्नोज करते हैं, राइट। फिर उनको मेडिकल डिग्री में भी उनका ट्रीटमेंट होता है, राइट। कहते हैं कि अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैज़ अ डिग्री इन अ साइकोलॉजी विच इंक्लूड्स द इंटेंसिव ट्रेनिंग इन ट्रीटिंग people and psychological disorders. In contrast, a psychiatrist has a medical degrees with the years of अब इसमें क्या उन्होंने बताया कि जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होता है वो लोगों को ट्रीट करता है, राइट। ऐसे लोग जिनको मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं उनको ट्रीट करते हैं, उनको थेरेपी वगैरह देते हैं, थेरेपीज देते हैं, हम उनको उनकी काउंसलिंग करते हैं एक तरह की, ठीक है। लेकिन जो साइकाइट्रिस्ट होते हैं वो उनकी मेडिकेशंस करते हैं या उनको मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं, ठीक है। तो ये होती है हमारी क्लिनिकल साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट आते हैं, राइट। जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं जो कि ट्रीटमेंट देते हैं, उनको थेरेपी देते हैं, और उसके बाद जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो उनको मेडिकल सर्विसेज देते हैं, राइट। नेक्स्ट आपके आ जाती है इंडस्ट्रियल या ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। डील्स विद द वर्क प्लेस बिहेवियर फोकसिंग ऑन बोथ द वर्कर्स एंड द ऑर्गेनाइजेशन दैट एम्प्लॉय देम। तो क्या कहते हैं कि एम्प्लॉयज़ वगैरह के लिए जो साइकोलॉजी होती है, ठीक है, वर्क प्लेसेस पे जिस साइकोलॉजी का यूज़ किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल या ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। अब एम्प्लॉयज़ को भी या वर्कर्स को भी किसी न किसी तरह की मोटिवेशन या किसी तरह की गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तो साइकोलॉजिस्ट जो हैं वर्क प्लेस पे एम्प्लॉयज़ को जब साइकोलॉजी ट्रीटमेंट देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल या ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि जो ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट होते हैं किस तरह की सलाह देते हैं, किस तरह की आपको इंफॉर्मेशन देते हैं या फिर कह लो कि गाइडेंस देते हैं, कि जैसे सजेशन दे देते हैं कि आप एक नई मैनेजमेंट ले लो या आप नए वर्कर्स ले लो या आप वर्कर्स को इस तरह से ट्रीट करो या आप वर्कर्स के लिए ऐसी चीज़ें करो जो मोटिवेट कर पाए वर्कर्स को। ऐसी सलाह देने के लिए जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनको क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल या ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। नेक्स्ट आपकी है एजुकेशनल साइकोलॉजी। स्कूल्स वगैरह में साइकोलॉजी का किस तरह से यूज़ होता है, इंटेलेक्चुअल बनाने के लिए या सोशल इमोशनल डेवलपमेंट के लिए बच्चों की साइकोलॉजी का यूज़ किया जाता है, ठीक है। साइकोलॉजी को ऐसे बच्चों के लिए भी यूज़ किया जाता है जो स्पेशल नीडी बच्चे होते हैं, ठीक है। उसके बाद इस चीज़ को नॉलेज के लिए भी यूज़ किया जाता है ताकि उनकी नॉलेज में जो इंक्रीमेंट किया जा सके, ठीक है। अब आगे आ जाती है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी किस लिए होती है, अप्लाई द साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल टू इम्प्रूव स्पोर्ट्स परफॉर्मेंसेस। स्पोर्ट्स परफॉर्मेंसेस यानी कि बच्चों की साइकोलॉजी को समझा जाता है और उनको स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग जो है गाइडेंस दी जाती है ताकि उनकी जो स्पोर्ट्स में उनकी परफॉर्मेंस जो है उसमें बेटरमेंट की जा सके, ठीक है, उनको इन्हेंस किया जा सके, ठीक है। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इज रिलेटिवली न्यू फील्ड बट इट इज़ गेनिंग एक्सेप्टेंस वर्ल्ड वाइड। मतलब जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है वो अभी नई इंट्रोड्यूस हुई है लेकिन बहुत ज़्यादा अब यूज़
होती जा रही है आगे आगे, ठीक है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, ताकि प्लेयर्स को भी अच्छी गाइडेंस मिल सके। अदर इमर्जिंग ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजीज, कुछ अदर ब्रांचेस भी यहाँ पे बताई गई हैं उन्होंने, जैसे स्पेस साइकोलॉजी हो गई, मिलिट्री साइकोलॉजी होगी, फोरेंसिक साइकोलॉजी होगी, रूरल हो गई, ठीक है। अलग अलग तरह की साइकोलॉजीज यहाँ पे साइकोलॉजी स्टडीज यहाँ पे बताई गई हैं, उन्होंने एक्सप्लेन की हैं, ठीक है। तो बेटा अब यहाँ तक हमने पढ़ लिया है, काफ़ी सारे टॉपिक्स आज हमने डिस्कस किए हैं, ये टॉपिक भी आपका ख़त्म हो गया है। आज हमने डिस्कस किया है अबाउट साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन, ठीक है। इसको अब जितना भी आज हमने पढ़ा है बेटा, इसको रिवाइज ज़रूर करना, ठीक है। साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन, साइकोलॉजी एज अ नेचुरल साइंस, साइकोलॉजी एज अ सोशल साइंस, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग माइंड एंड बिहेवियर, ठीक है। पॉपुलर नोशंस अबाउट डिसिप्लिन ऑफ साइकोलॉजी, राइट। उसके बाद हमने डिस्कस किया है एवेल्युएशन ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है, जिसमें अलग अलग तरह के आपको अप्रोचेस बताई गई हैं साइकोलॉजीज की। उसके बाद हमने किया है डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी, जो कि मैंने आपको बोला था कि आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, ये पार्ट हमने स्किप किया है। आगे है ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी, अलग अलग ब्रांचेस साइकोलॉजी की, किस किस फील्ड में साइकोलॉजी यूज़ होती है। कॉग्निटिव साइकोलॉजी पढ़ी है हमने, बायोलॉजिकल, न्यूरोलॉजिकल, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी पढ़ी है, सोशल पढ़ी है, कल्चरल साइकोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, क्लिनिकल और काउंसलिंग साइकोलॉजी, हेल्थ साइकोलॉजी, ठीक है, एजुकेशनल साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी और अदर ब्रांचेस भी हमने यहाँ पे पढ़ी हैं, जो कि बहुत सारी ब्रांचेस हैं साइकोलॉजीज की, ठीक है। ये टॉपिक्स थे जो आज हमने क्लियर करे हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इनको रिवाइज ज़रूर करना है, और एक काम जो मैंने आपको बोला है क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में सर्च करना है, उसके बारे में नॉलेज गेन करनी है, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो लेकर मैं जल्द से जल्द कोशिश करूँगी कि आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँ, ठीक है। तब तक के लिए आप रिवाइज करते रहिए बेटा, पढ़ते रहिए, स्टे हेल्दी, ओके, गुड बाय।